चलिए आइए हम लोग आज जो है आज चौथा क्लास आज सिंधु घाटी सभ्यता हम समाप्त कर लेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी देख लेते हैं और इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्रमुख स्थलों के बारे में, ठीक है ना। प्रमुख स्थल मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे वो क्लास चल रहा था। तो उसके आगे का क्लास है, अगर आपने इसके पहले का क्लास नहीं देखा है तो यूट्यूब पर जाइए और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। आज का क्लास चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए। तो जो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है, एक जो है आपका चौहुदड़ो है। इसके पहले हम लोगों ने हड़प्पा स्थल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा ये सब स्थलों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चौहुदड़ो के बारे में, ठीक है ना। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं, उनको पॉइंट वाइज हम देख लेते हैं। और ध्यान से देखिए, यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में हमेशा यहाँ से रिपीट हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चौहुदड़ो का जो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि ये है कहाँ पे, इसकी स्थिति कहाँ पे है। तो आपको याद रखना है कि ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाब शाह जिले में है। कहाँ पर है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और किस जिले में है, तो नवाब शाह जिले में स्थित है। और ध्यान से देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक यहाँ पे आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि चौहुदड़ो किस नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है कि जो चौहुदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ पे है, सिंधु नदी के किनारे है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जामों में, तो आपको याद रखना है चौहुदड़ो कहाँ पे है, तो सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। इसको खोजा किसने था, इसका खोज किसने किया था, तो 1931 में आपको याद रखना है एन.जी. मजूमदार ने इसका खोज किया था। फिर एक प्रश्न बनता है कि इसका उत्खनन का कार्य किसने किया, तो आपको याद रखना 1935 में मैके ने किया था। ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चौहुदड़ो जो स्थल है उसका उत्खनन का जो कार्य है वो मैके द्वारा किया गया था 1935 ईस्वी में। क्लियर है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट हम देखते हैं, कहता है कि यहाँ से ये देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये यूपीएससी IAS के एग्जाम में यहाँ से स्टेटमेंट बना हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहता है यहाँ से महिला सौंदर्य प्रसाधन है ना, जो वुमेन्स कॉस्मेटिक्स होता है, वो उसके साक्ष्य मिले हैं चौहुदड़ो से। जैसे रंग सलाका का मतलब जो लिपस्टिक होता है जो होठों पे लगाया जाता है, तो उसको हम रंजन सलाका बोलते हैं। लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं आपके चौहुदड़ो से, ठीक है। काजल के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं, चौहुदड़ो से मिले हैं। पाउडर के साक्ष्य आपके चौहुदड़ो से मिले हैं। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि महिला सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित जो सामग्री है वो चौहुदड़ो से प्राप्त हो रही है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। महिला सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो चौहुदड़ो से मिले हैं। क्लियर है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जो पांचवा पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आपको पीसीएस में भी मिल जाएगा, पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है। आपसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। वक्राकार ईंटें प्राप्त होती हैं, तो आपको याद रखना है चौहुदड़ो से क्या मिलती हैं, वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। छठवां जो पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि यहीं से स्याही दवात के साक्ष्य मिले हैं। जो स्याही दवात, जैसे आप लोग पहले क्या होता था, पेनों में स्याही भर के फिर लिखा जाता था, है ना, तो वो स्याही और दवात का जो है साक्ष्य मिला हुआ है। क्लियर है। फिर देखिए सातवां पॉइंट हम देख रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है मनके बनाने के कारखानों के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिला है, चौहुदड़ो से। इसके पहले हमने पढ़ा था कि जो लोथल था, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह स्थल था, बंदरगाह था, व्यापारिक केंद्र भी उसको माना जाता है। लोथल से भी मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिलते हैं। ये भी साथ साथ याद रखना कि चौहुदड़ो से भी मनके बनाने के कारखानों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में दोनों दे दिया, लोथल दे दिया, चौहुदड़ो दे दिया, तो आपका कथन करके दे देगा कि पहला दूसरा सही है, कि तीसरा चौथा सही है, कि चौथा पहला सही है, ठीक है ना। इस तरह से कथन दे देगा। और नहीं तो एक लाइन में वन लाइनर टाइप का पूछेगा तो ऑप्शन में आपके या तो चौहुदड़ो रहेगा और नहीं तो लोथल रहेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आठवां पॉइंट कहता है कि बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर अगर कोई है तो वो है चौहुदड़ो। ये भी पीसीएस में आपका प्रश्न बन चुका है,
ठीक है ना। आपसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल बना, बताइए उस स्थल का नाम बताइए जो बिना दुर्ग का है, मतलब कोई किलेबंदी नहीं की गई थी, कोई दुर्ग नहीं बना है उसमें। तो आपको याद रखना है चौमुदड़ो का नाम याद रखना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं एक और स्थल आता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रोपड़। क्या नाम है इसका? रोपड़। और इसका जो आधुनिक नाम है वो आधुनिक नाम भी आपको याद रखना चाहिए। आधुनिक नाम इसका है रूपनगर। अगर आपसे परीक्षा में पूछ दे कि रोपड़ का आधुनिक नाम बताइए तो आप आराम से कर लीजिएगा रूपनगर। ठीक है ना। चलिए पहला पॉइंट हम देखते हैं इसकी स्थिति को, ये कहाँ पे है। तो कहता है कि ये पंजाब में है और सतलुज नदी के किनारे है। कहाँ पे है? पंजाब में सतलुज नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो आपको बायां दायां अभी याद नहीं रखना है, लेकिन पीसीएस वगैरह में कभी कभी, आईएएस के एग्जाम में कभी कभी दायां बायां पूछ देता है कि इस नदी के दाएं हैं कि बाएं हैं। ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में। ये पूछा गया रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। किस नदी किनारे है? तो सतलुज नदी के बाएं तट पर स्थित है। क्लियर है। फिर देखिए इसका खोज किसने किया था, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है इसका खोज जो है बीबी लाल ने किया था। किसने किया था? बीबी लाल ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बीबी लाल का। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि जो रोपड़ है इसका उत्खनन का कार्य किसने किया था? तो आपको याद रखना है यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा। ये वही यज्ञदत्त शर्मा है जब हमने पढ़ा था कि सबसे पूर्वी छोर पर वह कौन सा हड़प्पा स्थल है जो सबसे पूर्वी छोर पर है। तो आपको मैंने बताया था आलमगीरपुर है। कौन सा है? आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के किनारे है। और आलमगीर जो है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, जिसका खोज भी यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। और यज्ञदत्त शर्मा रोपड़ का उत्खनन भी करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा। फिर चौथा पॉइंट हम देखते हैं रोपड़ में। कहता है कि यहां मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां से मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं जो बुर्ज होम था, जो जम्मू कश्मीर में गड्ढा घर जिसको बोलते हैं, वहां से भी मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले थे। हमने इतिहास में उसको पढ़ा है। ठीक है ना। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में आपसे प्रश्न पूछेगा तो आपको नाम याद रखना है रोपड़ का। और वैसे पूछ देगा कि कहां पे मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर, है ना, बुर्ज होम, गड्ढा घर, ठीक है ना, गर्तावास। चलिए अगर सिंधु घाटी सभ्यता में पूछेगा तो रोपड़ का नाम याद रखना है। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट हम देखते हैं ध्यान से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह पहला स्थल है जिसका उत्खनन का कार्य हुआ था। मतलब 1947 के बाद जब हमारा देश आजाद हो गया तो रोपड़ पहला स्थल है जिस स्थल का उत्खनन का कार्य हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए ये समाप्त हो गया। हम नेक्स्ट आते हैं। एक और स्थल है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है बनौली। क्या नाम है? बनौली। कहीं कहीं किताबों में बनमाली भी लिख के आता है। ठीक है ना। तो कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा आप लोग याद कीजिए बनौली। ठीक है ना। पहला पॉइंट इसका देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी स्थिति। कहता है ये है कहाँ? तो ये हरियाणा का एक जिला है जिसका नाम है हिसार जिला, है ना। वहां पे ये रंगोई नदी के किनारे है। ध्यान दीजिएगा, आपका जो बनौली है वो हरियाणा के हिसार जिले में है और नदी का नाम क्या है? रंगोई नदी के किनारे है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसको खोजा किसने था? बनौली का खोज किसने किया था? तो 1974 में आपको याद रखना रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसको खोजा था। किसने खोजा था? तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसको खोजा था। ध्यान दीजिएगा। फिर तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, कि मिट्टी का बना हल या फिर मिट्टी से निर्मित जो हल है वो कहां से मिला है? तो आपको याद रखना बनौली से मिला है। तो मिट्टी का हल मिला है यहां से। ध्यान दीजिएगा, एक और प्रश्न यहां से पूछ रहा हूं मैं। हल से क्या होती है? खेतों की जुताई होती है। हल से क्या किया जाता है? खेतों की जुताई की जाती है। आपसे एक और प्रश्न पीसीएस में पूछा गया है कि जुते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिलते हैं या जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो आपको याद रखना कालीबंगा। क्या याद रखना? कालीबंगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं और बनौली से आपके जो है मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। क्लियर है। फिर देखो एक और चीज, यहीं से बनौली से ही पत्थर का बटखरा मिलता है। जब हम कोई सामान वस्तु खरीदने जाते हैं तो तराजू होता है तौलने के लिए, तो तौला जाता है। तो इस समय हमें लोहे के बटखरे दिखाई देते हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता में पत्थर के बटखरे मिले हैं। तो कहां से मिले हैं? बनौली से मिले हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि यहां से एक पत्थर मिला है जिस पत्थर का नाम है कसौटी पत्थर।
अब ये कसौटी पत्थर क्या होता है भाई? तो सोने की शुद्धता को जांच करने के लिए जिस पत्थर का उपयोग करते हैं उसको कहते हैं कसौटी पत्थर, है ना। इसी पत्थर पे सोने को रगड़ कर जांच किया जाता है कि सोना शुद्ध है कि अशुद्ध है, मतलब सोने में मिलावटी है कि शुद्ध रूप से सोना है, ठीक है ना। चलिए, तो आपको याद रखना है कसौटी पत्थर कहां से मिला है? तो बनौली से मिला है। क्लियर है? फिर देखिए, पांचवा पॉइंट कहता है बनौली को समृद्ध लोगों का शहर कहा जाता था। क्यों कहा जाता था भैया? इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि बनौली जो मिला है स्थल, हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल मिला है बनौली, वो समृद्ध लोगों का नगर कहलाता था। इसलिए कहलाता था कि यहाँ के जो घर मिले हैं उन घरों का जब उत्खनन किया गया है तो वहाँ से अधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के मिले हैं, मतलब सोने के सिक्के मिले हैं। तो सोने के सिक्के कहाँ मिलेंगे? जहाँ पे जो बहुत पैसे वाले लोग होंगे, अमीर होंगे, समृद्धशाली लोग होंगे, है ना। तो हर घर से वहाँ पे लगभग में सोने के बहुत अधिक सिक्के मिले हैं, इसीलिए कहा गया कि यह समृद्ध लोगों का शहर कहा दिया गया इतिहासकारों द्वारा, ठीक है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक और स्थल है जो आपके इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कोट दीजी, है ना, इसमें ज्यादा पॉइंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो कोट दीजी जो है उसका पहला जो पॉइंट आपको याद रखना, ये है कहाँ? तो सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ पे है बाबू? सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ पे है? सिंध प्रांत में है। कहाँ पे? खैरपुर एक स्थान है, खैरपुर में क्या है? कोट दीजी है, ठीक है ना। फिर आपको याद रखना इसको खोजा किसने था? तो 1953 में फजल अहमद ने इसकी खोज की थी, फजल अहमद ने। बस ये 2 पॉइंट आपको कोट दीजी से याद रखना है। चलिए आगे हम आते हैं। एक और पॉइंट है आपका, एक और स्थल है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, रंगपुर, है ना। रंगपुर से भी प्रश्न बने हैं आपके पीसीएस में, ध्यान दीजिए। कह रहा है ये है कहाँ? तो गुजरात का एक काठियावाड़ जिला है। कहाँ पे है? गुजरात के काठियावाड़ जिले में है। और ये नदी का नाम आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रंगपुर मादर नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? मादर नदी के किनारे स्थित है। इसका खोज किसने किया था? तो रंगनाथ राव ने 1954 में किया था, है ना। रंगपुर का खोज किसने किया? रंगनाथ राव। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, नाम एक जैसे हैं, रंगपुर, रंगनाथ राव, रंगपुर, रंगनाथ राव आपको याद रखना है, किसी भी हाल में याद रखना है, ठीक है ना। तो आपको रंगपुर से इतने पॉइंट याद रखने हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक और पॉइंट, एक और जो है स्थल इंपॉर्टेंट है, कहता है सोतकाह। यहां से भी 2 पॉइंट आपको याद रखना है। कहता है सोतकाह है कहाँ? तो दक्षिणी बलूचिस्तान में है। कहाँ पे है? दक्षिणी बलूचिस्तान। और ये सादिकौर नदी के किनारे, ये नदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, ये पूछा गया आपके एग्जाम में, है ना, कि सोतकाह किस नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना सादिकौर नदी के किनारे है। क्लियर है? चलिए, इसका खोज किसने किया था? तो 1962 में जॉर्ज डेल्स ने इसका खोज किया था। ये 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रमुख स्थलों में तो हम ये पढ़ चुके हैं। फिर अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वहां पे हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स को, और इसको आप घोल के पी जाना है, आपको याद कर लेना है किसी भी हाल में, क्योंकि यहां से प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो चलिए महत्वपूर्ण बिंदु को हम देख लेते हैं, कौन कौन से बिंदु हैं, ध्यान से देखिए। पहला हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है, आपसे पूछा था सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, है ना, लिपि कैसी थी? तो आपको याद रखना है यहाँ की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। और ये लिपि कैसे लिखी जाती थी, किधर से किधर लिखी जाती थी, वो भी याद रखिएगा। बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती थी, बाएं से दाएं की तरफ, मतलब बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती थी, ठीक है ना। हाँ ध्यान दीजिए, तो ये जो लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, मतलब राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। ये आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए फिर दूसरा पॉइंट हम देखते हैं जो आपके महत्वपूर्ण पॉइंट में है। कहता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे? तो शहद का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? शहद का उपयोग करते थे। ये भी आपको याद रखना है, ये पूछा गया है। फिर तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका उपयोग करते थे? तो बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी आपको याद रखना है, यातायात के लिए उपयोग करते थे। चौथा पॉइंट हम देखते हैं, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि टेराकोटा किसको कहते हैं। क्या आपसे पूछ लिया जाएगा टेराकोटा किसको कहते हैं? तो आप याद रखिएगा कि जो पकी हुई मिट्टी, आग में पकी हुई जो मिट्टी होती है उसी को हम टेराकोटा कहते हैं, ठीक है ना।
जो आग में पकी हुई मिट्टी होती है उसी को क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं। दिमाग में छाप लीजिए। चलिए 5वां पॉइंट देखिए ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि पर्दा प्रथा, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा के साथ साथ वैश्यावृत्ति, ये दोनों प्रचलित था। मतलब पर्दा प्रथा भी था और वैश्यावृत्ति भी प्रचलित थी सिंधु घाटी सभ्यता में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। कहता है कि मेसोपोटामिया से एक अभिलेख मिला है। ध्यान से सुनिएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो सुमेरिया की सभ्यता है वहां से एक अभिलेख मिला है और उस अभिलेख पे एक शब्द लिखा है मेलुआ शब्द। कौन सा शब्द? मेलुआ। याद रखिए पीसीएस में पूछा गया था। जो मेलुआ शब्द लिखा गया है वो सिंधु, ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि वो सिंधु सभ्यता के लिए वो शब्द यूज हुआ है। ठीक है ना? मेलुआ शब्द किसके लिए यूज हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए यूज हुआ है। कहाँ पे मिला है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता मिला है, एक अभिलेख पे लिखा हुआ मिला है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आपसे पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आपको याद रखना है कि मुख्य व्यवसाय कृषि था। क्या था? कृषि था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये मनोरंजन के लिए क्या करते थे? जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो अपने मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो चलिए देख लेते हैं। ये मछली पकड़ते थे। क्या करते थे? मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे। ठीक है ना? मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना इनके मनोरंजन के साधन थे। आपको याद रखना पड़ेगा, ये परीक्षा में मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, 9वां, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो कुबड़ वाला सांड था वो अधिक पूजनीय था, मतलब उसकी पूजा होती थी। आज भी हम अपने समाज में कुबड़ वाले सांड को बसा बैल बोलते हैं, शिव जी का सवारी बोलते हैं और उसकी पूजा करते हैं। सेम टू सेम उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी जो कुबड़ वाला सांड था उसको पूजते थे, मतलब उस कुबड़ वाला सांड पूजनीय था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि इस सभ्यता के लोग, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक करते थे, मतलब मातृ देवी की पूजा करते थे बहुत अधिक, है ना? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 11वां पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि सैंधव समाज मातृ सत्तात्मक था। ये शब्द देखिए, मातृ सत्तात्मक था, मतलब क्या है? ऐसा अनुमान कैसे लगाया गया? तो इतिहासकारों को सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से बहुत ही अधिक मात्रा में स्त्री मृण मूर्तियां मिली हैं। देखिए ध्यान से, स्त्री मृण मूर्तियां मिली हैं, मतलब महिलाओं की मिट्टी की मूर्तियां मिली है, और जिससे ये इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि सैंधव समाज जो था वो मातृ सत्तात्मक था। आज का समाज हमारा क्या है? पितृ सत्तात्मक है, मतलब पिता पुरुष जो है वो घर का मुखिया होता है, लेकिन यहाँ पे अधिक से अधिक महिलाओं की मिट्टी की मूर्ति मिली है, जिससे ये अनुमान लगाया है कि सैंधव घाटी सभ्यता में महिलाएं प्रधान हुआ करती थी, घरों की प्रधान हुआ, जैसे आज पितृ सत्तात्मक में पिता होता है वैसे माताएं होती हैं वहाँ पे। ठीक है ना? चलिए आगे हम देखते हैं, 12वां पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि यहाँ पे वृक्ष पूजा के साथ साथ शिव पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। ध्यान से देखिए, आज भी हमारे समाज में वृक्षों की पूजा की जाती है। जैसे पीपल का वृक्ष देख लीजिए आप लोग, है ना? पीपल का वृक्ष है, आंवला का वृक्ष है, तुलसी जी का वृक्ष है। तुलसी जी का जो पौधा होता है उसकी पूजा हम करते हैं, है ना? उसी तरह से वृक्ष पूजा का जो प्रमाण है वो आपके सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। चलिए देखिए यहाँ पे शिव पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। फिर कहता है जो 13वां पॉइंट देखिए ध्यान से, स्वास्तिक चिन्ह। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से स्वास्तिक चिन्ह जिसकी पूजा आज भी हम करते हैं, स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य मिले हैं, और इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ इससे जो है सूर्योपासना किया जाता था, मतलब सूर्य देवता की पूजा की जाती थी। किसकी पूजा की जाती थी? सूर्य देवता की पूजा की जाती थी। 14वां पॉइंट देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपके IAS में भी पूछा गया है, आपके PCS के एग्जाम में भी, वनडे एग्जामिनेशंस में भी बहुत सारे प्रश्न, बहुत बार ये प्रश्न पूछ दिया गया है। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर के अवशेष अभी तक नहीं प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना? याद रखिएगा, मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, नहीं पे ध्यान दीजिए, नहीं मिले हैं। क्लियर है? कई लोग जाके मार के आते हैं मंदिर के अवशेष मिले हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे शिव भगवान की पूजा हो रही है, तो शंकर भगवान की पूजा हो रही है, तो मंदिर होंगे, ऐसा लोग अनुमान लगा के जाके गलती मार के आते हैं। तो आप याद रखिएगा कि मंदिर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 15वां पॉइंट हम देखते हैं, जो धरती है, धरती को उर्वरा की देवी, किसकी देवी? उर्वरा की देवी मानकर उसकी पूजा होती थी।
आज भी हम पूजा करते हैं। जब भी आप देखो खेतों में बुआई होता है तो पहले वहाँ पे जल चढ़ाते हैं, है ना, अन्न चढ़ाते हैं, उसके बाद जो है पूजा करने के बाद उसकी जुताई करके भी फिर फसल बोते हैं। तो आज भी हम इस चीज़ को देखते हैं और उस समय भी धरती को उर्वरा की देवी मानकर उसकी पूजा होती थी। 16वां पॉइंट देखिए, कहता है कि जो स्त्री और पुरुष दोनों लोग आभूषण पहनते थे यहाँ पे इस सभ्यता में, मतलब महिला और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, आपको याद रखना है। 17वां पॉइंट देखिए, ध्यान से सुनिए। 17वां कहता है मुहरों पर और टेराकोटों पर शेर का अंकन नहीं हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से शेर के साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं। ये प्रश्न पूछा गया था आपके पीसीएस और यूपीएससी में भी। ध्यान से सुनिए, जितने मुहर हैं मिले हैं या फिर टेराकोटा, जितने भी मिट्टी के बर्तन या जो भी कुछ मिला है मिट्टी से बना हुआ, उस पर शेर के चित्र का अंकन नहीं मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, नहीं मिलता है, ठीक है ना। 18वां पॉइंट देख लीजिए, बहुत जल्दी जल्दी देख लो आप। कहता है कि एक मुहर पर बैल की आकृति का चिन्ह मिला है, बैल की आकृति का चिन्ह मिला, जिससे ये अनुमान लगाते हैं इतिहासकार कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में व्यापार होता था, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, 19वां जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में पूछा गया है। कहता है कि तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, तांबे का रथ, है ना, मिट्टी से बना जो हल था वो बनावली से प्राप्त हुआ है। अब कह रहा तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपको याद रखना है दाइमाबाद या दायमाबाद, ठीक है ना, दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। चलिए 20वां पॉइंट हम देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के जो बंदरगाह नगर थे वो कौन कौन से है। तो लोथल का नाम तो हम जानते हैं कि एक बंदरगाह था। लोथल के अलावा भी 4 और बंदरगाह हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। ये आईएएस के एग्जाम में कहीं ना कहीं इनका नाम मिल जाता है, ठीक है ना, पूछ दिया गया था। तो आपको याद रखना कि जो बंदरगाह स्थल है उसमें लोथल है ना, सुतका गेंडोर, लोथल और सुतका गेंडोर। तीसरा आपको याद रखना अल्लाह दिनो, क्या याद रखना, अल्लाह दिनो। चौथा बंदरगाह का नाम था बालाकोट, क्या नाम था, बालाकोट। 5वां जो था वो कुंतासी, क्या नाम था, कुंतासी। ध्यान से देख लीजिए, लोथल, सुतका गेंडोर, अल्लाह दिनो, बालाकोट और कुंतासी, ये पांचों के पांचों क्या हैं, हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह स्थल हैं। क्लियर है। अब आइए एक नोट में आप याद रखिएगा, यहां से प्रश्न कई बार पूछा गया आपके एग्जामों में कि यूनान के लोग या जो ग्रीक लोग थे वो कपास को किस नाम से पुकारते थे। तो आप याद रखिएगा सिंडन कहते थे। क्या कहते थे, सिंडन। कपास को सिंडन कहते थे। कहाँ के लोग, यूनानी लोग, जो यूनान के जो लोग थे वो कपास को सिंडन कहते थे, ठीक है ना। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो गया। आप इनको याद कर लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और इसको लिख कर अपने कॉपी में रख लीजिए और बार बार यहाँ से आपके एग्जामों में प्रश्न बनते ही बनते हैं। पूरी तरह से इसको घोल के पी जाना है, किसी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।